Welcome. Good morning, boys and girls. We are regularly with you. Chapter 6 is going on. Chapter 6 and part first, cereal crops. धान्य फसलें, इसका एक भाग है, वो चल रही है। उसमें आज छठी और अंतिम फसल हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है जौ। वानस्पतिक नाम जौ का हॉर्डियम वल्गैर, कुल का नाम पोएसी या ग्रैमेनी। जितनी भी धान्य फसलें थी उन सब का कुल पोएसी या ग्रैमीनी था। उत्पत्ति केंद्र, सेंटर ऑफ ओरिजिन, तिब्बत, चाइना, पूर्वी एशिया, महत्व, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी यह एक प्रकार की खाद्यान्न फसल तो है, लेकिन इसको चने के साथ, चने और ज्वार, जौ के आटे को मिला करके भी इसको काम में लिया जाता है। इसका पेपर इंडस्ट्री में भी रोल है। पेपर इंडस्ट्री में इसको काम ली जाती है। अल्कोहल इंडस्ट्री में इसको काम में लिया जाता है। वाइन, बियर, ये पेय पदार्थ हैं, ये इससे बनाए जाते हैं। और लास्ट, पशु चारे के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी है इसमें? कार्बोहाइड्रेट 60 to 70% is present in the seed of barley. बार्ले कर दें इसको। 6th cereal crop, 6th cereal crop is barley. खाद्यान्न फसल है ये। इसको, ये रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है और जौ भी रबी की फसल है। और आपने पढ़ा बाजरा, आपने पढ़ा मक्का, आपने पढ़ा ज्वार और आपने पढ़ा ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, आपने पढ़ा चावल, ये खरीफ की फसलें हैं और ये रबी फसल है। मुझे बहुत ही आश्चर्य होता है, मैं एक बार बच्चों को लेकर के काजरी गया था, जोधपुर। वहाँ पे काजरी वाले बता रहे थे कि हम छोटा सा क्वेश्चन किसी बच्चे से पूछते हैं कि 2 रबी फसलों के नाम लिखिए, तो वो जो बताते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो बेटा ये बात तो ठीक नहीं है। आप लोगों को जो फसलें हम गर्मियों में उगाते हैं, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है और जिसकी कटाई हम दिवाली के आसपास करते हैं या नवंबर अक्टूबर में होती है, वे सारी फसलें खरीफ फसलें कहलाती है, सियालू फसलें। और
वे फसलें जिसकी बुवाई दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास करते हैं, जिसकी कटाई होली के आसपास करते हैं, वो सारी फसलें उनालू या रबी फसलें कहलाती है। इतना तो ध्यान रखिए आप। मूंग है, मोठ है, ये भी इसी में ही आएगा। आपको मैं पढ़ाऊंगा, मूंग और मोठ आपके कोर्स में है, लेकिन चना है वो इधर आएगा रबी फसलों में। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। तिल है तो इधर आएगा खरीफ फसलों में। छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। खेत की तैयारी कर दीजिए, खेत को तैयार करिए। दो प्रकार की मिट्टी है, भारी मिट्टी है, हल्की मिट्टी है ना। भारी, हल्की, दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। मिट्टी का प्रकार वापस लिख देता हूं, सब याद हो गया होगा अब तक आपको। मिट्टी का प्रकार, मिट्टी की पीएच, औसत वार्षिक वर्षा और अंकुरण या फलन, पुष्पन के लिए तापमान। ये तो आपको लिखना ही है। इसके बाद में आपको इसमें ये चीज़ कहनी है कि भारी मिट्टी और हल्की मिट्टी में आप हैरो या जोतने वाला हल है वो, इससे इसकी आप जुताई करें, गहरी जुताई करें, 4 या 5 और 2 या 3 जैसी मिट्टी का प्रकार है उस हिसाब से इसकी जुताई करें। फिर पाटा लगा के इसका संतुलीकरण करें और फिर इसमें बीज बोएं। मिट्टी कैसी चाहिए आपको? हल्की दोमट मिट्टी या भारी दोमट मिट्टी, इसमें आप करें जिसका पीएच आपका क्या होना चाहिए। ये तो क्या मिट्टी का प्रकार जिसका पीएच 6 से 6.5, औसत वार्षिक वर्षा ये 60 से 90 mm, अंकुरण 25 से 30 डिग्री, 12 से 15 डिग्री, तापमान चाहिए पुष्पन के लिए वगैरह के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि जो ठंडे व नम जलवायु वाली फसल है, ठंडे तथा नम जलवायु वाली फसल है, रबी है, ठीक है ना, रबी फसल है। ओके, अब इसकी उन्नतशील किस्मों को देखें या पहले बीज और बीज उपचार देख लेते हैं। बीज एवं बीजोपचार। सिंचित क्षेत्रों में, असिंचित क्षेत्रों में जो बीज काम में लिया जाता है वो अलग अलग है। सिंचित क्षेत्रों में 100 kg, असिंचित क्षेत्रों में 125 kg। सिंचित, असिंचित 100 kg प्रति हेक्टर, 125 kg प्रति हेक्टर बीज को आपको काम में लेना है। और इसमें बीज में मैंने आपको बताया था क्या 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 आपको लिखना है। बीज दर, बीजोपचार, फिर इसमें बुवाई भी आएगी। हम यहाँ बुवाई भी लिख देते हैं, है ना। बुवाई में बुवाई का तरीका, इसका समय, फिर पौधे से पौधे के बीच की दूरी, कतार से कतार के बीच की दूरी और इसकी बीज की गहराई, ये सारी चीज़ें भी इसमें लिखी जाएगी। आपको ये ध्यान में रहना चाहिए। तो बीज दर मैंने बताया, सिंचित क्षेत्रों में 100 kg प्रति हेक्टर, असिंचित क्षेत्रों में 125 kg प्रति हेक्टर काम में लिया जाता है। बुआई से पहले आपको बीज उपचार करना है तो 2.5 kg 2.5 ग्राम
मैंक्रोजेब या इतनी ही थायरम, है ना। इतनी आप थायरम काम में लें, 2.5 ग्राम आप मैंक्रोजेब या 2.5 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कार्बेंडिज़म, या आपको 2 ग्राम कार्बेंडिज़म ये काम में लें आप। और इसके अलावा इससे इसको उपचारित करें, या फिर 610 ग्राम ट्राइकोडर्मा, ये एक प्रकार का फंगल है ट्राइकोडर्मा। और फिर दीमक के उपचार के लिए आपको काम में लेना है क्लोरोपाइरोफास। क्लोरोपाइरोफास ये आपको काम में लेनी है। तो क्या क्या लेना है आपको, एक तो 2.5 ग्राम आपको लेना है मैंक्रोजेब, 2.5 ग्राम लेना है आपको थायरम, 2 ग्राम लेना है आपको कार्बेंडिज़म। ये प्रति किलो है, यानी कि आपने 100 कहाँ लिखा था मैंने, 100 kg आपने लिया है बीज, तो करीब आपको 200 ग्राम कार्बेंडिज़म चाहिए, 250 ग्राम मैंक्रोजेब चाहिए, 250 ग्राम थायरम चाहिए, और प्रति किलो ये 6 से 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा की आवश्यकता रहती है। और क्लोरोपाइरोफास ये 5 ml, इससे बीजों को आप उपचारित करेंगे। ठीक है। अब इसका बुआई का समय अक्टूबर का महीना है या फिर नवंबर का महीना है। और ये कैसे बोया जाएगा ये मैंने बताया आपको। ये पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको रखनी है 11.5 के आसपास, है ना। पौधे से पौधे के बीच की दूरी आपको कितनी रखनी है, 11.5 के आसपास, 10 से 11.5 सेंटीमीटर। और लाइन से लाइन की दूरी आपको कतार से कतार के बीच की दूरी कितनी रखनी है, इसका डबल कर दीजिए 22.5। और गहराई में आपको इसको 3 से 5 सेंटीमीटर काम में लेंगे। ये यदि नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूं, पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखनी है आपको 10 से 11.5 सेंटीमीटर, और कतार से कतार के बीच की दूरी रखनी है आपको 20 से 22.5 सेंटीमीटर। और बीज कितना गहराई में बोना है, बीज आपको गहराई में बोना है 3 से 5 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना है आपको, है ना। और बीज की बुआई कब करेंगे हम, अक्टूबर और नवंबर में। मैंने बताया ये रबी फसल है। ओके, अब हम आपको उन्नतशील किस्में हैं इसके बारे में बात करते हैं। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करते हैं। उन्नतशील किस्में इसमें काम में ली जाएगी कौन कौन सी, RD 208 25/22, RD 208, RD 25-32, है ना। RD 208, RD 25-32, RD 260, BL और ज्योति 2, एक ज्योति किस्म और है। ये उन्नतशील किस्में हो गई। ये उन्नतशील किस्में यदि हम काम में लेंगे तो हमारी क्वालिटी बीज की वो अच्छी आएगी, उत्पादन भी अच्छा आएगा। खाद एवं उर्वरक सब आपको ध्यान है। सड़ी गोबर की खाद आपको लेनी है, नाइट्रोजन लेना है, फास्फोरस लेना है, के लेना है, और जिंक सल्फेट लेना है ना। सड़ी गोबर की खाद आपको कितनी लेनी है, सड़ी गोबर की खाद 8 से 10 टन, 8 से 10 टन सड़ी गोबर की खाद काम में लेनी है आपको, 8 से 10 टन। नाइट्रोजन 40 से 50 kg
2 टुकड़ों में, ये 30 से 40 केजी एक साथ, ये 2 बार देनी है आपको बुआई के समय और पुष्पन के समय। एंड तीसरा है पोटेशियम है, ये लेना है आपको 20 से 30 केजी, 30 केजी, 20 से 30। और जिंक सल्फेट लेना है आपको 25 केजी, है ना। ये आपको खाद का उपचार करना है। सिंचाई, नेक्स्ट सिंचाई का करना है। सिंचाई आपको कितनी करनी है? क्रांतिक अवस्थाओं में तो करनी ही है आपको। क्रांतिक अवस्थाएं, पुष्पन के समय, बालियों के समय, बालियों में दाने आने के समय और दाना के दूधिया होने के समय में, दाने के दूधिया होने के समय, दूध आने के समय। अन्यथा ये क्योंकि सर्दियों में ही फसल उग रही है, तो सर्दियों में इसकी सिंचाई आप कितनी करोगे? 7 से 10 दिन के अंतराल में ये आप सिंचाई कर दीजिए इसकी। खरपतवार उन्मूलन या निराई गुड़ाई। खरपतवार उन्मूलन, वानस्पतिक नाम 1, कुल का नाम 2, उत्पत्ति केंद्र 3, महत्व 4, खेत की तैयारी 5, बीज और बीज उपचार 6, बीज और बीज उपचार 6, उन्नतशील किस्में 7, खाद उर्वरक 8, सिंचाई। ओके, तो खरपतवार उन्मूलन में आपको बता रहा था, निराई गुड़ाई जिसको बोलते हैं, कि जब फसल जो 1 महीने 20-25 दिन की हो जाती है, उसके बाद में हम लोगों को देख लेना चाहिए कि इस फसल के साथ कौन कौन सी अवांछित फसलें आ गई है। उस अवांछित फसलों को हटाने के लिए हमारे को निराई गुड़ाई करनी है। और उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि पौधे के बीच की दूरी तथा कतार से कतार के बीच की दूरी जो रखी थी, उसके अंदर यदि हमारी मुख्य फसल भी उगाई है, उस दूरी को उसने लांग दिया है, तो उसको भी आपको हटा देना है पौधे को। ये निराई गुड़ाई करनी है। और उसके बाद रासायनिक उन्मूलन जो है वो करना है आपको। जो हल्की मिट्टी है उसमें 800 ml आइसोप्यूटेरॉन, और भारी मिट्टी है उसमें 1200 ml आइसोप्यूटेरॉन। ये 1 लीटर पानी में घोल करके इसका आपको छिड़काव करना है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो 2,4-D इसका भी खरपतवार उन्मूलन में उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप मिथाइल सल्फ्यूरॉन या फार्मेटासल्फॉन, इसका भी मिथाइल सल्फ्यूरॉन एंड फार मेटाजॉन 20 ग्राम, ये लेनी है आपको 4 ग्राम, और ये लेनी है आपको 20 ग्राम। इसका भी उपयोग कर सकते हैं। पादप व्याधियां, पादप व्याधियों में तना छेदक रोग, मोयला रोग जो गेहूं में था, है ना, तना छेदक रोग, मोयला रोग, पैरला रोग, पत्ती बीटल रोग, पत्ती बीटल रोग, दीमक रोग, ये जो गेहूं में है, क्योंकि सेम रबी फसल है, तो जिस प्रकार से तना छेदक रोग गेहूं में था, उसी प्रकार आप तना छेदक रोग का प्रयोग, तना छेदक रोग है, इसमें मैंने बताया था कि ये लार्वा है या इसका जो कीट है, ये इसके अंदर घुस जाता है, और घुसने के बाद में यह उसको तने को खोखला करता है, तने नीचे गिर जाते हैं। इसकी रोकथाम जो आपने गेहूं में काम में ली थी वही लेनी है। इसी तरह से पत्ती बीटल रोग भी यही है। दीमक के लोग के लिए क्विनोलफास आपको काम में लेना है, ठीक है। उसके बाद में अन्य रोग, ये रोग है, एक सारे कीट रोग हैं, कीट रोग हैं। आप
ए, छोटा ए और बड़ा छोटा बी, ये है अन्य रोग, है ना। ये रिपीट होना है आपका हो तो मैं बताऊं आपको, जो है पत्ती बीटल रोग और दीमक रोग, इसमें ये जड़ों को खा जाते हैं, पौधा जो कमजोर हो जाता है, नीचे गिर जाता है। बोला रोग है, पत्ती बीटल रोग है, इसके अंदर पत्तियों के ऊपर रोलिंग हो जाती है, मोड़ देता है इसको, ये रहेंगे। पत्ती धब्बा रोग या झुलसा रोग है अन्य रोगों में। पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग या झुलसा रोग, है ना। पत्ती धब्बा रोग या झुलसा रोग, यह कवक रोग है। यह भी आपके गेहूं के अंदर था, पत्ती धब्बा रोग, पत्तियों के ऊपर जो है चकते बन जाते हैं भूरे भूरे रंग के और धब्बे पड़ जाते हैं, और इसकी रोकथाम के लिए आपको मैंक्रोजा वगैरह काम में लेना है। ठीक है भाई, 10 और ये 11। अब आपको कटाई और मड़ाई, जब पत्तियां पीली पड़ने लग जाए, कटाई और मड़ाई के अंदर जब जौ की बालियां सूख कर पीली पड़ जाए, तब इसकी कटाई कर देनी चाहिए, और अधिक सूखने से पहले इसको काट देना चाहिए, और फिर आपको बालियों को सुखाकर थ्रेशर के माध्यम से इसकी मड़ाई करके दाने को अलगाते हैं। उपज या उत्पादन, उपज या उत्पादन, ओके। उपज और उत्पादन में आपको जो है उन्नतशील किस्में काम में ली है आपने, जैसे आरडी ली है, आरडी 208 है, 2532 है, 2660 है, बीयर है या ज्योति है, तो आपको उन्नतशील किस्में यदि काम में ली है आपने, तो आपका उपज या उत्पादन है ये 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर। किसके लिए? उन्नतशील किस्मों के लिए 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर आपको मिलेगा। यदि आपने भूसा वगैरह प्राप्त करना है तो इसमें भूसा कितना मिलेगा आपको? 50 से 55 क्विंटल भूसा प्राप्त होगा, जिसको गांव वाले आप लोग डूरा बोलते हो, है ना। और असिंचित क्षेत्रों में ये 15 से 20, ये यहां था 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर असिंचित क्षेत्रों में, और यहां पे जो भूसा होगा वो होगा 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने आपको 6 फसलें, धान्य फसलें थी, इसकी जानकारी दे दी मैंने आपको। और आपने मुख्य रूप से इसमें आपने जो बिंदु हैं वो सभी में कॉमन है, आगे भी जो आप दलहनी फसलें पढ़ेंगे उसी में कॉमन चीजें आएगी। आपको ये सारा बिंदु है, इस बिंदु के अनुसार आपको ये 6 ही फसलें हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए, देख लीजिए मुख्य मुख्य बातें। और नेक्स्ट टर्न से हम इसको दलहनी फसलों पे चलेंगे। वो भी 6 दलहनी फसलें आपके कोर्स में है, फिर तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलों के बाद में चारे वाली फसलें भी है, उसके बाद आपके लिए रोकड़ फसलें भी है, रेसे वाली फसलें भी है। ये सब मैंने आपको जब चैप्टर शुरू किया था उससे पहले बताया था। सो बी इन द लाइन, हैव ए नाइस डे, दिस इज ऑल अबाउट टुडे, ओके।